Hello students, welcome to the English Junction YouTube platform by अपूर्वा मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया खेल रहे होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा सा कर रहे होंगे। नो, इससे पहले हम क्लास 10 फर्स्ट टाइप के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर का वन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज नाउन। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम और आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एंड द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। समरी पढ़ेंगे और इसका इजी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ वाइज देखेंगे। बाय वन मैं इसका पैराग्राफ वाइज आपको जो है पूरी समरी इन हिंदी एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको पता है, डू यू थिंक अबाउट नेल्सन मंडेला बिफोर? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पहले कभी सुना है या फिर आपने अपार्थाइड के बारे में पहले कभी सुना है? बताइए, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पहले कभी सुना है? इट इज नॉट अ चैप्टर ओनली। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है ना बेटा, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन। ये एक व्यक्ति की कहानी है, एक पर्सन की कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी लाइफ के 30 इयर्स जेल में दे दिए। किस लिए? अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए, अपने नेशन में, अपने देश में इक्वालिटी लाने के लिए। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पोर्शन इन्होंने इम्प्रिजनमेंट में दिया, जेल में बिठाया, जिससे इनके लोगों को सुविधाएं मिल सके, इनके लोगों को वो फ्रीडम मिल सके जो इनके लोगों को नहीं है, इनके जैसे लोगों को वो राइट्स मिल सके जो उस देश के अन्य सिटीजन्स को, अदर सिटीजन्स को थे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो अभी हमने इनके बारे में जाना। अब हम धीरे धीरे करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी समरी को देखेंगे, पैराग्राफ वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी हैव फर्स्ट अबाउट नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में पहले जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला जी कौन है। नेल्सन मंडेला 1980 2013, ये क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। कब पैदा हुए? 1918 में और 1913 तक ये रहे। क्या थे? वॉज अ ग्रेट लीडर, फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी एक बहुत अच्छे लीडर थे। फ्रीडम फाइटर मीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो आजादी के लिए लड़े, जो इक्वालिटी के लिए लड़े, वो थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला जी। ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड, इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उसको जीता भी, अपार्थाइड के खिलाफ। अपार्थाइड क्या है? व्हाट इज अपार्थाइड? जब रंग भेद किया जाता है, गोरा काला, कालों को कम समझा जाए, कालों को माइनॉरिटीज में रखा जाए, उनको सारी सुविधाएं ना मिले, उनको आने जाने की फ्रीडम ना हो, स्वतंत्रता ना हो, वोटिंग राइट्स ना हो। ठीक है, और जो वाइट पीपल हैं वो रूल करें, किसको रूल करें? ब्लैक पीपल्स को रूल करें। वाइट पीपल्स के पास ज्यादा राइट है, ज्यादा फ्रीडम है, इक्वालिटी, मतलब वाइट पीपल के लिए, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो जब काले और गोरे का भेद होता है तो क्या होता है? अपार्थाइड होता है। तो इन्होंने जंग लड़ी किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ, एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू इक्वालिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन दे दिया, किसको? इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, और डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के लिए। है ना, कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट रूल करते आ रहे हैं तो व्हाइट ही रूल करेंगे, गोरे रूल करते आ रहे हैं हम पे तो गोरे ही रूल करेंगे। ऐसा नहीं, हम काले हैं, हम रंग से ही तो काले हैं। बताइए, कोई काला इंसान हो, एक काला बच्चा हो, एक गोरा बच्चा हो, आप सोचिए आपके क्लास में
अगर आपके स्कूल में ऐसा अपार्थिज्म हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे कुछ रूल्स हो कि आप जो गोरे लोग हैं उनको लाइब्रेरी यूज करने की फुल फ्रीडम है, पर जो ब्लैक पीपल्स है, जो ब्लैक चिल्ड्रंस है, उनको लाइब्रेरी यूज करने नहीं दी जाएगी। जो गोरे बच्चे हैं उनको उसमें मैदानों में फील्ड में खेलने के लिए ज्यादा फ्रीडम है। जो ब्लैक पीपल है उनकी उनका उनका आना जो प्लेइंग ग्राउंड होते हैं उनमें बैन कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? प्रेयर में जो गोरे बच्चे हैं वो आगे खड़े हैं, जो काले बच्चे हैं वो पीछे खड़े कर दिए जाएं, तो अगर आपके साथ ये हो तो कैसा लगेगा? और जो गोरे बच्चे हैं वही मॉनिटर बनेंगे, वही हेड गर्ल और हेड बॉयज बनेंगे। काले बच्चे मॉनिटर नहीं बन सकते हैं, काले बच्चे हेड गर्ल नहीं बन सकते, हेड बॉय नहीं बन सकते, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा फील होगा ना बेटा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए इन्होंने अपना जीवन दे दिया, इक्वालिटी के लिए कि हमको भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। काले ही तो, ऐसा थोड़ी इनमें दिमाग की कमी है, हम भी हर काम कर सकते हैं, हम भी हर उस जगह पर जा सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो गोरे लोग कर रहे हैं। सिर्फ काला रंग देख करके हमको इतना पीछा कर देना, हमको पिछड़े वर्ग में डाल देना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का जस्टिस है? इन सब चीजों के लिए इन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड स्पेंडिंग 30 years इन प्रिजन, बहुत लंबे संघर्ष के बाद और 30 साल जीवन में व्यतीत करने के बाद ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, कब बने? 1994 में। इन 1994 ही इज रिमेम्बर्ड एज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ पीस, करेज एंड फॉरगिवनेस। मतलब एक इंसान जिसने इतनी बड़ी मुहिम चला डाली, इतनी बड़ी जंग लड़ डाली, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आदर्श बन जाएगा और लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। तो वो किसका प्रतीक बने? वो शांति का प्रतीक बने, वो साहस का प्रतीक बने, वो फॉरगिवनेस मतलब क्षमा का प्रतीक बने। उनके साथ गोरों ने कितना बुरा किया, डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब राजशाही के नाम पे जो व्हाइट पीपल थे वही रूल करते चले आ रहे थे सदियों से, डिकेड्स से वही रूल करते हुए चले आ रहे थे। तो उसके बाद भी इतना बुरा हुआ, उनको जेल में डाला गया, 30 साल उन्होंने अपने जेल में बिताए। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? जब वो जंग जीते तो उन्होंने क्षमा करना सीखा, फॉरगिवनेस देना, फॉरगिव करना सीखा कि ठीक है, इट्स ओके, अब हम सब लोग क्या करेंगे, साथ में मिलके अच्छे से इक्वली रूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि गोरों को अब ज्यादा, पहले गोरों को ज्यादा फ्रीडम मिल रही थी, ब्लैक पीपल को कम राइट थे, तो ऐसा नहीं है कि अब क्या होगा, अब ब्लैक पीपल को ज्यादा राइट मिलेंगे, ब्लैक पीपल्स को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी और जो व्हाइट पीपल है उनको दबा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया? फॉरगिव किया, चलो ठीक है, अभी तक जो होता आया वो होता आया। अब क्या होगा? ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल दोनों इक्वली राइट करेंगे। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इन 1993 में ही रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी इनको दिया गया, किस लिए? इसीलिए पीस, इनकी पीस के लिए, शांति के लिए, करेज मतलब साहस के लिए, एंड फॉरगिवनेस के लिए, इन सभी चीजों के लिए इनको इनको क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज भी मिला। आई थिंक आपको चीजें बेटा समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं को समझ में नहीं भी आ रहा है तो नो वरीज, है ना, आप कमेंट छोड़िए, लिखिए, अपने डाउट लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप उसे कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगी, उसको पढ़ूंगी, उसे कंसीडर करूंगी, और एटलीस्ट मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग क्लास देख रहे हैं और आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है ना बेटा? पढ़ने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिख दीजिए, मैम मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे भी पता चले ना बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से चीजें और अच्छी बनाऊंगी और बेहतर बनाऊंगी और कंटेंट और अच्छा दूंगी आपको। तो प्लीज अपना कमेंट जरूर छोड़ें। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अबाउट अपार्थेड। ये तो बात हो गई, हम लोगों ने क्या नेल्सन मंडेला के लिए बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे अपार्थेड क्या है। Apartheid was a system of racial discrimination in South Africa. साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम था जिसको अपार्थेड कहते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या? रंग भेद, काला गोरा, यही सब। कब से कब तक? फ्रॉम 1948 टू 1994। सोचिए, 1948 से लेकर के चला आ रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कब खत्म होता है? 1994 में। कौन खत्म करता है? हमारे नेल्सन मंडेला जी।
ठीक है, अंडर दिस सिस्टम ब्लैक पीपल वर डिनाइड इक्वल राइट्स, सॉरी, एंड वर ट्रीटेड अनफेयरली बाय द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट। क्या होता था इस सिस्टम के अंदर, जो ब्लैक पीपल होते थे उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, और कैसे ट्रीट किए जाते थे, अनफेयरली ट्रीट किए जाते थे, अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते थे, बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते थे व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा। जो व्हाइट लोग रूल करते थे, जो गोरे लोग रूल करते थे, उनके द्वारा उनके जरिए इनको बहुत बुरी तरीके का ट्रीटमेंट मिलता था। नेल्सन मंडेला एंड मैनी अदर्स स्ट्रगल्स फॉर years to end apartheid। नेल्सन मंडेला जी ने और इनके साथ में जो और भी स्ट्रगलर्स थे, जो और भी इनके साथी थे जिन्होंने स्ट्रगल किया, फाइनली उन्होंने बहुत सालों तक लंबी लड़ाई, लंबी जंग लड़ने के बाद में अपार्थेड को खत्म किया। 1994 अपार्थेड ऑफिशियली एंडेड, और 1994 में अपार्थेड क्या हुआ, ऑफिशियली, फाइनली क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन वेयर पीपल ऑफ ऑल रेसेस हैड इक्वल राइट्स। और साउथ अफ्रीका क्या बन गया, एक ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन बन गया, एक ऐसा प्रजातांत्रिक राज्य बन गया जहां पर सभी पीपल्स को, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने लगे, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, ना गोरों को ज्यादा ना कालों को कम, सब लोग क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अपार्थेड क्या था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रंग भेद किया जाता था, जो ब्लैक पीपल थे उनको इक्वल राइट नहीं मिलते थे, उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता था, जो व्हाइट गवर्नमेंट होती थी वो उनको रूल करती थी, अनफेयरली ट्रीट करती थी, खुल के जीने की भी आजादी नहीं थी। ये समझ लीजिए अपार्थेड क्या था, डूबता हुआ सूरज सा था, जहां पे ना पूरी सुबह ही थी, ना अच्छे तरीके से दिन ही निकला हुआ था, ना पूरी तरीके से रात ही थी, है ना, शाम का समय जब सूरज ढलता है तब का समय था अपार्थेडिज्म। लेकिन 1994 में अपार्थेडिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया, और क्या हुआ, एक नई सुबह का उदय हुआ, एक नई सुबह आई जहाँ पर हर इंसान इक्वल राइट के साथ में रहने लगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी हैव पैराग्राफ वाइज समरी विद इजी एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने क्या किया है, हर पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, इसका एक समरी टाइप में 3-4 लाइंस में तैयार कर दिए, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं इसको आपको लाइन बाय लाइन इजी वे में एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं वो भी कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ये स्टोरी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर ये चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन आपने पढ़ रखा है, पूरे अच्छे से समझ रखा है चैप्टर को, तो आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी, शॉर्ट लॉन्ग एनसीईआरटी सारी एक्सरसाइजेस की कराऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल में समझा दूं, तो मैं वो भी समझा दूंगी, बस आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अभी पैराग्राफ वाइज समरी पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, वो वर्ड मीनिंग मैंने इस क्लास के लास्ट में डाले हैं, वो मैं आपको इजी वे में समझा दूंगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी पूछ देते हैं, उन्हीं वर्ड मीनिंग से ही आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्म कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देती हूँ आके। यस, ये देखिए, ये मेरे पास है आपकी फर्स्ट क्लास की बुक। इसमें नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में ये दे रखे है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये वन वर्ड मीनिंग टाइप के ही है। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। कॉलम है, उसमें वर्ड दिए हुए हैं, उसकी मीनिंग दिए हुए हैं, वो आपको मैच करने हैं। ठीक है, ये
ये मैंने इसी क्लास के लास्ट में डाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैंने वहां पे बहुत इजीली एक्सप्लेन किए हैं। अगर एग्जाम में बोर्ड में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर दिए, द मीनिंग ऑफ द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, या एक्सप्लेन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी इन दिस चैप्टर, तो आप क्या बताएंगे? तो इसलिए मैंने ये सारा आपको इजीली समझा दिया है, लिख दिया है। मैं अभी समझाऊंगी, इस क्लास में लास्ट में मैंने ऐड किया है। फिलहाल हम फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है? व्हाट इज द समरी? यस, पैराग्राफ 1, टोटल मे बी 9 या 10 पैराग्राफ है इसमें। पैराग्राफ फर्स्ट में क्या कह रहे हैं मंडेला जी? ऑन 10th में 1994 नेल्सन मंडेला took the oath as the first black president of South Africa in Pretoria. प्रिटोरिया नाम की जगह है, प्रिटोरिया नाम की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग है। कहाँ पे? प्रिटोरिया एरिया में है। प्रिटोरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पर एक फंक्शन होने जा रहा है, एक इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इनॉग्रेशन क्या है? नेल्सन मंडेला जी ओथ लेने जा रहे हैं, मतलब शपथ लेने जा रहे हैं। कैसे? एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ इंडिया, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हुए साउथ इंडिया की। और इसी की आज वो शपथ लेने जा रहे हैं प्रिटोरिया में ऑन 10th May 1994। डेट क्या है? 10th May 1994। मैनी वर्ल्ड लीडर एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट अटेंडेड द हिस्टोरिक सेरेमनी। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर, बहुत सारे देशों के अलग अलग नेता, बहुत सारे सम्मानीय अतिथि वहां पर आए हैं इस हिस्टोरिक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, इस ऐतिहासिक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। क्यों ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई ब्लैक इंसान, कोई ब्लैक पीपल प्रेसिडेंट की तरीके से ओथ लेने जा रहा है, एज अ प्रेसिडेंट ओथ लेने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी जीत हुई है। इतने सालों के संघर्ष के बाद में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कोई बना है। इसलिए देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो यही बात पैराग्राफ फर्स्ट में कही गई है। पैराग्राफ फर्स्ट में इनकी डॉटर का नाम भी आया है, डॉटर जिलानी एक जगह पे आया है कि ये अपने फंक्शन को अटेंड करने आए हैं, और इनके साथ में कौन है? इनकी प्यारी सी डॉटर जिलानी है, ठीक है। और फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि बहुत देश के कोने कोने से वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं, माननीय सम्मानीय अतिथिगण आए हुए हैं, और मतलब रेनबो टाइप का एक सीन बना हुआ, जैसे आकाश में रेनबो होता है, अलग अलग कलर्स का होता है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। उसी तरीके से इस समय साउथ अफ्रीका की वो भूमि है, वो पृथ्वी है, वो जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आए हुए हैं, अलग अलग राजनेता आए हुए हैं, अमीर गरीब गोरा काला बच्चा बूढ़ा सभी लोग आए हुए हैं। तो वो भी एक कैसी साइट है? वो भी एक रेनबो साइट है जहाँ पर अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जी। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, हिंदी सब पढ़ा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा एटलीस्ट वन टाइम। तो आप बोल ही सकते हैं कि हाँ मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे आप जो है इसका समरी एक बार डिटेल में पढ़ा दीजिए। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, द इनॉग्रेशन सेरेमनी मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो किसकी सिंबल है, किसका प्रतीक है? न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की शुरुआत होने जा रही है आज। क्यों? क्योंकि एक ब्लैक प्रेसिडेंट गद्दी पे बैठने जा रहे हैं, तो नए साउथ अफ्रीका की शुरुआत होने जा रही है। इट वॉज अ प्राउड एंड मेमोरेबल मोमेंट फॉर द नेशन। और ये राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व महसूस करने वाला दिन है। आज का दिन क्या है? इस पूरे नेशन के लिए एक बहुत ही प्राउड एंड मेमोरेबल मोमेंट है। मतलब मेमोरेबल मीन्स यादगार मोमेंट है, और प्राउड मतलब जिससे हमको बहुत ज्यादा गर्व हो सके, ऐसा मोमेंट है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 3 में क्या कहते हैं? द साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स गेव अ सैल्यूट एंड बोथ ओल्ड एंड न्यू मिलिट्री ऑफिसर्स ऑनर्ड द न्यू प्रेसिडेंट। इट शोड नेशनल यूनिटी एंड होप। मेरी फोटो के पीछे छोटा सा लिखा हुआ है, वो है इट, IT इट। ओके,
द साउथ अफ्रीका एयरफोर्स, जो साउथ अफ्रीका की एयरफोर्स है, उन्होंने क्या किया है, हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट है, वुड बी प्रेसिडेंट है, जो अपनी शपथ लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं, उनको क्या किया, सल्यूट किया है। कैसे सल्यूट किया है, जेट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो एकदम ऐसे आकाश में धुआं उड़ाते हुए चलते हैं। आपके पैराग्राफ में दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। मुझे तो पर्सनली ये चैप्टर बहुत पसंद है। ओके, एंड बोथ ओल्ड एंड न्यू मिलिट्री ऑफिसर्स ऑनर्ड द न्यू प्रेसिडेंट। वो मिलिट्री ऑफिसर्स जो कुछ समय पहले तक नेल्सन मंडेला जी को जेल में डाल रहे थे, खींचते हुए हथकड़ी पहना के लेके जा रहे थे, वही वही पुलिस ऑफिसर्स, वही मिलिट्री ऑफिसर्स आज क्या कर रहे हैं, आज हमारे प्रेसिडेंट साहब का सम्मान कर रहे हैं, ऑनर्ड कर रहे हैं, है ना, सम्मानित कर रहे हैं उनको। और इट शोड नेशनल यूनिटी एंड होप। और ये क्या दिखा रही है, राष्ट्र की एकता को दिखा रही है, और होप मतलब आशा को दिखा रही है। जो पुराने मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो भी, और जो नए मिलिट्री ऑफिसर्स बने हैं इनकी प्रजातंत्र में आके वो भी, हर इंसान, हर ऑफिसर क्या कर रहा है, हमारे मंडेला साहब जी को सम्मान दे रहा है। और इसी पैराग्राफ में एक जगह कहते हैं कि वो दिन मैं नहीं भूला जब यही ऑफिसर्स थे जो आज सम्मान के लिए सब मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, वही कुछ समय पहले तक क्या कर रहे थे, मुझे जेल में लेके जा रहे थे, मुझे जेल में डाल रहे थे। सही बात है, हमारे साथ जो पहले करता है कि हम उसको भूल जाते हैं। वो बात अलग है कि हम उसको माफ कर दें, फॉरगिव कर दें, लेकिन हम भूलते तो नहीं है ना। तो मंडेला साहब कैसे भूल जाते, और वो भी 30 ईयर्स, सच अ बिग डील, है ना। सो समरी पैराग्राफ 3 की आई होप आपको समझ में आ गई होगी। शोड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को दिखा रही है, क्योंकि ओल्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं और न्यू मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, तो ये क्या दिखा रही है, नेशनल यूनिटी को दिखा रही है और होप को दिखा रही है। नेक्स्ट है पैराग्राफ 4, मंडेला रिमेम्बर द पेनफुल पास्ट ऑफ अपार्थाइड। मंडेला जी क्या कर रहे हैं, जो अपार्थाइड का दर्द भरा एकदम पेनफुल पास्ट रहा उसको याद करते हैं। ही फेल्ट प्राउड दैट हिज कंट्री हैज चेंज्ड एंड एक्सेप्टेड इक्वालिटी। लेकिन उनको इस बात का बहुत गर्व भी है कि उनका जो देश है वो बदला और उन्होंने इक्वालिटी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने बराबरी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये हिंदी समझी आ गई इसकी। चलो नेक्स्ट है पैराग्राफ 5, साउथ अफ्रीका इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बट अपार्थाइड हैज कॉज्ड ग्रेट सफरिंग। साउथ अफ्रीका क्या है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत सुंदर सा देश है, बट अपार्थाइड, लेकिन जो अपार्थाइड है उसने यहाँ पर बहुत सारे कष्टों को जन्म दिया। वही एक अपार्थाइड ही था जो सारी मुसीबतों का जड़ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो जो अपार्थाइड है वो ग्रेट सफरिंग, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, जो कष्ट आए, जो चीजें खराब गई, वो किसकी वजह से गई, अपार्थाइड की वजह से गई। बट Now the people wanted to build a free and equal nation। लेकिन अब जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एक अच्छा, आजाद और बराबरी के राष्ट्र का निर्माण करना। ऐसा कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। क्या कह रहे हैं, Now the people wanted to build a free and equal nation। पहले ठीक है, साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा देश था, लेकिन यहाँ पर जो भी खराब चीजें थी वो किस लिए थी, अपार्थाइड की वजह से थी। अब तो अपार्थाइड खत्म हो गया है, तो नाउ द पीपल वांटेड टू बिल्ड अ फ्री एंड इक्वल नेशन। अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, अब यहाँ के लोग चाहते हैं एक आजाद और बराबरी वाले देश का, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। Next what we have, paragraph 6. Mandela paid tribute to all those who sacrificed their lives for freedom, justice and equality। पैराग्राफ 6 में मंडेला जी क्या करते हैं, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, जिन्होंने अपना जीवन किसके लिए सेक्रीफाइस किया, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, जस्टिस मीन्स न्याय के लिए, एंड इक्वालिटी के लिए। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मंडेला जी ही लड़े, मंडेला जी के साथ में भी तो बहुत लोग लड़े, बहुतों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोग शहीद हो गए। ठीक है, तो जो लोग चले गए
जो लोग इस आजादी के लिए लड़े तो, लेकिन इस आजादी को देख नहीं पाए, इस सुनहरे दिन को, इस सुंदर मौके को वो लोग देख नहीं पाए, इस नए राष्ट्र के निर्माण को वो लोग देख नहीं पाए। कितना पेनफुल है ना कि जो लोग चले गए, इसे इसीलिए लड़ते लड़ते कि कभी ना कभी इस राष्ट्र में इक्वालिटी आएगी और वो हम लेकर आएंगे, और वो इक्वालिटी आई, चीजें आई, लेकिन जो लोग अपनी जान दे चुके हैं वो तो नहीं आ गए ना देखने के लिए। तो उन सभी लोगों को मंडेला जी क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनके सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, कि उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया आज इस नए राष्ट्र के निर्माण के लिए। ठीक है, पैराग्राफ 6 में क्या करते हैं, उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने अपने जीवन दे दिए फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। यस, पैराग्राफ 7 में क्या कह रहे हैं, Mandela believed that courage is not the absence of fear, but the victory over fear. मंडेला मंडेला जी ऐसा मानते हैं, उनको ऐसा भरोसा है, that courage is not the absence of fear. ऐसा नहीं है कि जिनमें साहस होता है, या जो बलिदान दे रहे हैं, या जो संघर्ष कर रहे हैं, या जो जंग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको डर नहीं लगता। बेटा, डर लगता है, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आई है, मैं बोलूंगी, पहले ये पढ़ा दो। फियर बट द विक्ट्री ओवर फियर, डर के ऊपर जीत को आगे रखते हैं। डर उनको भी लगता है, लेकिन वो अपने डर पे विजय पा लेते हैं, वो अपने डर को जीत जाते हैं। ठीक है, जो होगा देख लेंगे, पर हमको ये करना है। तो ऐसा नहीं है, जिनमें साहस होता है, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको डर नहीं लगता है। डर उनको भी लगता है, लेकिन वो अपने डर पे जीत पा लेते हैं। सलमान खान का एड देखा है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो वही माउंटेन ड्यू पी होगी तुमने, तभी डर के आगे जीते हैं। जोक सपाट, ये तो जोक था छोटा सा। फिलहाल सही बात है, डर के ऊपर हमको अपने विजय पानी चाहिए। किसी भी चीज से अगर हमें डर लग रहा है तो हम उसे जीत सकते हैं। किससे? सिर्फ अपने डर पे विक्ट्री पाके, अपने डर पे जीत पाके। तो ऐसा नहीं है जो लोग बलिदान दे गए, जो लोग संघर्ष कर गए, उनको डर नहीं लगा, उन्होंने अपने डर को जीता। क्यों जीता? क्योंकि अगर वो अपने डर को नहीं जीत पाते तो आज इस नए राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाते, है ना। तो कुछ भी नया करने से पहले हमको डर लगता है, और डर लगना स्वाभाविक है, डर सबको लगता है, क्योंकि अब वी आर ह्यूमन बींग्स हैं, तो डर भी होगा, है ना। हर चीज होगी, डर भी होगा, हंसी भी होगी, खुशी भी होगी, रोना भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। अब भी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 8 की समझिए। पैराग्राफ 8 में क्या कह रहे हैं, पीपल आर नॉट बॉर्न विद हेट्रेड, दे लर्न टू हेट। पीपल जो है नफरत करते हुए बॉर्न नहीं होते, नफरत करते हुए पैदा नहीं होते। छोटा सा बच्चा अगर बॉर्न हुआ है तो उसको बॉर्न होते ही नफरत करना नहीं आ जाता है, कि वो पैदा होते ही रो रो के नफरत करने लगा, सबसे इनसे हम नहीं बोलेंगे, ये काले, इनसे हम नहीं बोलेंगे, वो पीले हैं, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, दे लर्न टू, उनको हेट करना सिखाया जाता है। इनके पास मत जाना, ये काले हैं, है ना। उनके पास मत बोलना, वो गरीब है। उनके पास मत जाना, वो ऐसे हैं। तो धीरे धीरे जब बच्चों के मन में ये चीजें पनपती है तो वो नफरत करना सीख जाते हैं। पीपल आर नॉट बॉर्न विद हेट्रेड, नफरत के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन वो नफरत करना सीख जाते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो लर्न टू लव, और जैसे अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो फिर वो लव करना भी सीख सकते हैं। चॉइस इज आवर्स, कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम उनके मन में नफरत बो रहे हैं, हम उनके मन में प्यार बो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हेट करना सिखाए जाते हैं, वैसे ही वो प्यार करना भी सिखाए जा सकते हैं। चॉइस इज आवर्स, चॉइस इज योर्स, कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ 9 में क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ 9 में कह रहे हैं, मंडेला हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बोथ हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। मंडेला जी के पास दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपनी फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अपने कंट्री की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपार्थेड मेड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल बोथ ड्यूटीज, लेकिन अपार्थेड ने क्या किया, उनके लिए बहुत मुश्किल कर दिया था कि वो इन दोनों ड्यूटीज को निभा पाते, है ना। उनके पास दोनों फैमिली भी थी, बीवी बच्चे भी थे, और दूसरी तरफ उनका राष्ट्र भी था, उनका नेशन भी था। लेकिन जो अपार्थेड था उसने बहुत मुश्किल कर दिया था उनके लिए इस चीज में कि वो दोनों ड्यूटीज को अपने निभा पाते। और पैराग्राफ 9 में वो इसी बात को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छी लाइनों के थ्रू समझाते हैं।
लेकिन मंडेला जी ने क्या चुना, फिर उन्होंने अपने राष्ट्र को पहले रखा, अपने देश को पहले रखा, और क्या हुए, आज ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों कमेंट करिएगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाउ पैराग्राफ 10, एंड पैराग्राफ 10 में क्या कह रहे हैं, ट्रू फ्रीडम मीन्स इंश्योरिंग फ्रीडम फॉर एवरीवन। अच्छा फ्रीडम, सच्चा फ्रीडम वही है जो फ्रीडम सबके लिए हो, एवरीवन, हर इंसान के लिए हो। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही बना है, फ्रीडम ब्लैक पीपल के लिए भी बना है। नो वन इज ट्रूली फ्री इफ अदर्स आर स्टिल ऑपरेस्ड। अगर एक इंसान ऑपरेस्ड है, अगर कुछ लोग दबाव में हैं, दबे हुए हैं, तो जो दबाव में है वो तो है ही दबे हुए, जो दबाव में रख रहे हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे, सोचिए। आप सोचेंगे वो तो रूल ही कर रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से फ्री है। ऑपरेस्ड तो वही है जो ऑपरेस्ड है, ऐसा नहीं है। जो लोग रूल कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि, अब ये बताइए, अब वो रूल कर रहे हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए एक फ्रीडम ये नहीं है इनसे नहीं बोलना है, उनके पास नहीं जाना है, उनकी तरह नहीं चलना है, उनकी तरह नहीं जाना है, उनके एरिया में नहीं जाना है, उनकी जगह पे नहीं जाना है। तो ये क्या है, ये उनके लिए भी तो फ्रीडम नहीं है ना, वो भी तो नहीं जा पा रहे हैं उनके एरिया में। उनकी जगह में अपने बच्चों को रोक रहे हैं, उनकी जगह में मत जाना, उनके जैसा मत करना, उनका नेशनल एंथम मत गाना। तो ये उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं है, अपने आप को भी रोक रहे हैं। अब फ्री है तो दोनों ही फ्री है, तुम वहां जाओ वो वहां आएंगे, तुम उनके एरिया में जाओ वो तुम्हारे एरिया में आएंगे, तुम उनका नेशनल एंथम गाओ वो तुम्हारा नेशनल एंथम गाएंगे, दोनों लोग फ्री है। इसलिए फ्रीडम मीन्स इंश्योरिंग फ्रीडम फॉर एवरीवन। फ्रीडम मतलब फ्रीडम सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेस्ड है सिर्फ वही फ्रीडम में नहीं है, वही फ्री नहीं है। जो ऑपरेस्ड कर रहा है, जो रूल कर रहा है, अगर ऑपरेस्ड एक समूह, एक पक्ष कोई ऑपरेस्ड है, तो जो ऑपरेट कर रहा है वो भी पूरी तरीके से लिबर्टी में नहीं है, पूरी तरीके से फ्री नहीं है। लेकिन जब उसने उसको फ्री कर दिया तो फिर वो खुद भी फ्री हो गया, अब वो भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब फ्रीडम है दोनों तरफ से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है जिसमें वन वर्ड दिए हुए हैं, मीनिंग दी हुई है, वो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी मैचिंग, इसमें वोकैबुलरी मैचिंग। फर्स्ट है आपके में अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे इसमें आपकी दी है, जैसे फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें ये दिया है, ये इधर दिए हुए हैं आपके वर्ड, ये इधर कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें इन वर्ड्स का मीनिंग दिया हुआ है। अब आपको इन वर्ड्स का और इन वर्ड्स का मीनिंग मिलाना है, बताना है कि इनमें में से कौन सा मीनिंग है जो इन वर्ड्स के साथ में सही जाएगा, सही मैच करेगा। अब अगर बोर्ड में आपसे पूछ लिया गया इस तरीके से, व्हाट डू यू मीन बाय अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन इन नेल्सन मंडेला चैप्टर। ठीक है, नेल्सन मंडेला के चैप्टर में अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन का क्या मतलब हुआ, तो आप क्या बताएंगे। एक होता है बेटा आपने कॉपी से देखा, किताब से देखा और उसको रट लिया, ठीक है। एक होता है कि आपने उसको पढ़ा, उसको समझ लिया। रटने में ये है कि आपको रटी हुई चीज एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, 10 दिन याद रहेंगे, उसके बाद आप रिवीजन नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उन चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो आप उस चीज को कर ले जाओगे, फिर आप उसको भले ना पढ़ो, अगर आपने दिमाग में उन चीजों को सेट कर लिया है तो। ठीक है, तो इसका मीनिंग अब मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें भी इसका मीनिंग दिया, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो गैदरिंग का मतलब है, जैसे कि मंडेला साहब ने बताया कि जब उनका इनॉग्रेशन था तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग, काले भी थे, गोरे भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, बड़े छोटे भी थे, ऑफिसर्स रैंक के भी थे, वर्किंग क्लास के लोग भी थे, है ना, और वर्ल्ड लीडर, नेता लोग भी थे, हर तरीके के लोग थे। जैसे रेनबो में 7 टाइप्स ऑफ कलर होते हैं ना, वैसे उस समय वहां पर बहुत सारे तरह के लोग थे। और ऐसा नहीं है कि काले गोरे मिक्स हो गए तो देखने में अच्छे ना लग रहे, ऑफिसर वर्ग के लोग हैं, वर्किंग मैन हैं, वर्किंग पीपल्स हैं, दोनों साथ में खड़े हों और अच्छे ना लग रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो साइट उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल थी और कैसी साइट थी, रेनबो लाइक साइट थी।
तो आप ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन रेनबो। जैसे कि रेनबो में तरह तरह के कलर होते हैं, उसी तरीके से उस समय वहां पे जो लोग थे वो अलग अलग तरीके के थे, लेकिन सब मिलकर क्या कर रहे थे, एक ब्यूटीफुल सा साइट बना रहे थे। ये तो हो गया इसका आपका बुक वाला मीनिंग। ठीक है, मैंने इसका एक इजी मीनिंग लिखा है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट पीपल लिविंग टुगेदर विद पीस एंड यूनिटी। अलग अलग तरीके के लोग शांति से और एकता के साथ रह रहे हैं। रेनबो में क्या है, अलग अलग रंग एक साथ रह रहे हैं। उसी तरीके से डिफरेंट पीपल लिविंग टुगेदर विद पीस एंड यूनिटी, अलग अलग तरह के लोग एक साथ रह रहे हैं शांति और एकता के साथ। आई होप आपको इसकी समझ में आई होगी। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी की सीट का क्या मतलब है, डिकेड से क्या होता आ रहा था कि व्हाइट पीपल ही रूल कर रहे थे, ब्लैक पीपल को ऑपरेट करते थे, दबाव में रखते थे, उनको फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी। तो द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, ठीक है, सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी क्या था वहां पर, रेशियल सुपीरियोरिटी मतलब रंग भेद में जो ऊंचा होता था, जो गोरा होता था, उसी को हमेशा क्या मिलती थी, गद्दी मिलती थी, वही हमेशा रूल करता था, वही हमेशा राज करता था। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, अ प्लेस वेयर वाइट पीपल हैड मोर पावर देन अदर्स। एक ऐसी जगह, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर गोरे लोगों को और लोगों के मुकाबले अधिक पावर है, अधिक शक्ति है, अधिक ज्यादा पावर का यूज करते हैं कौन, वाइट पीपल। अ प्लेस वेयर वाइट पीपल हैड मोर पावर देन अदर्स, अन्य लोगों के मुकाबले वाइट लोगों को ज्यादा पावर है, ऐसी जगह वहां पर क्या है, अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। ठीक है, गोरे लोगों को ऑब्वियसली बात है, पूरे चैप्टर में यही बताया गया फार्थिज्म क्या है, गोरे लोगों को अन्य लोगों से, और अन्य लोग मतलब ब्लैक पीपल मेनली, ब्लैक पीपल से ज्यादा पावर थी, ज्यादा फ्रीडम थी, ज्यादा इक्वालिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी मतलब। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। एक जगह ऐसी आती है जहां पर मंडेला साहब अपनी ओथ ले रहे होते हैं, शपथ ले रहे होते हैं, और उनको पुरानी चीजें याद आती हैं, इतिहास याद आता है, कैसे उनके लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, इसी संघर्ष के चलते, इसी लड़ाई के चलते, कैसे वो ऑफिसर्स जो आज उनको सम्मान दे रहे हैं, आज उनके लिए खड़े हो रहे हैं, आज उनको सैल्यूट मार रहे हैं, कैसे एक समय था जब यही ऑफिसर खींच के उनको जेल में ले जा रहे थे, बंद कर रहे थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे। तो उस समय क्या होता है, वो पूरी तरीके से अपने पास्ट से भर गए, तो ओवरवेल्म मतलब भर जाना बहुत ज्यादा, ठीक है, ओवरवेल्म विद हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा भर जाना खुशी से, ओवरवेल्म्ड विद सैडनेस, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। और उस समय उनको वो किस चीज में ओवरवेल्म थे, वो बी ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास की कुछ चीजों से, पीछे के कुछ चीजें पास के कुछ मोमेंट्स उनको इतने याद आ गए थे कि वो पूरा उनके दिमाग में भर गए थे। ठीक है, तो इसका क्या दिया है आपकी बुक में, feel deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, फील डीपली इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल फील करना, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स, जितने भी पास्ट इवेंट्स हुए उनको फिर से याद करना और समझना, दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, वो चीजें जो आपको यहाँ तक आने में, आपके इतिहास में जितनी चीजें आपके साथ हुई, बुरी अच्छी, उन सबको बहुत ज्यादा याद करना, उसको क्या बोलेंगे, बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अभी इजी टू अंडरस्टैंड में हमारे पास क्या है, फीलिंग इमोशनल वाइल रिमेम्बरिंग हिस्ट्री, वाइल लिखा हुआ मेरी फोटो के पीछे जो WHI है वो LE, इसके बाद में 2 अल्फाबेट्स और हैं LE, वाइल। तो फीलिंग इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, जब हिस्ट्री को याद करना, जब बीते हुए कुछ समय को याद करना,
जब पास्ट को याद करना और याद करके बहुत इमोशनल हो जाना तो उसको क्या कहेंगे बेटा? बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, अ ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट सफरिंग। रेजिलेंस मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, अपने बात से अपने कदम से पीछे ना हटना इज कॉल्ड रेजिलेंस। अ ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी योग्यता होना अपने कष्टों के समय में भी, मुश्किलों के समय में भी क्या रहना? स्ट्रॉन्ग बने रहना, उसको क्या कहते हैं? रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। सोचो मंडेला जी ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितने संघर्षों का सामना किया, लेकिन रेजिलेंट रहे, दृढ़ निश्चय से रहे कि नहीं, मुझे अपने कदम पीछे नहीं लेने, तो मुझे जेल में डाल दो 10 साल, 20 साल, इवन 30 साल, 30 ईयर्स, मैं रह लूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। किस लिए लड़ूंगा? इक्वालिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, जो मैंने निश्चय कर लिया है, जो मैंने दृढ़ कर लिया है, उसके लिए मैं लड़ूंगा। आई फॉट। तो इसका इजी मीनिंग क्या है? नेवर गिविंग अप, कभी भी हार ना मानना, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। बेटा यहाँ पर इवन आई नहीं है, आई एन इन होगा, गलत टाइप हो गया है। नेवर गिविंग अप, कभी भी हार ना मानना, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हार ना मानना, जिसे कहते हैं रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अगर आप ये, इसका जो मैंने इजी मीनिंग दे रखा है, अगर आप ये भी लिखोगे ना अपने पेपर में, तो बेटा फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी मार्क्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा और इजी वे में समझाए हुए मीनिंग्स हैं। अब क्या है? फोर्थ, फिफ्थ, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या होता है? अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इनको कब दिखती है? जब ये जेल में जाते हैं तो उनके आसपास जो सिपाही होते हैं, थोड़ा बहुत इनको क्या करते हैं, इनके प्रति कुछ सिपाही, कुछ कॉन्स्टेबल्स ऐसे भी होते हैं जो इनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। तो उनमें इनको क्या दिखता है? अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की थोड़ी सी झलक दिखती है। ग्लिमर में झलक दिख जाना। तो अ साइन ऑफ काइंडनेस, गुडनेस और ह्यूमन फीलिंग्स। हाँ, मतलब साइन ऑफ मतलब किसी में थोड़ी सी दयालुता दिख जाना, अच्छाई दिख जाना, थोड़ी सी भावनाएं दिख जाना, ह्यूमन फीलिंग्स दिख जाना। ठीक है, तो अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इनको तब दिखता है जब ये खींच खदेड़ के जेल ले जाए जा रहे होते हैं, और कुछ सिपाही जो होते हैं उनमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होती है, और वो इनके साथ में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखते हैं, तो फिर उन कांस्टेबल्स में इनको अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी दिखती है। इजी मीनिंग, अ स्मॉल साइन ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, छोटा सा साइन जब दिख जाए काइंडनेस और ह्यूमैनिटी का, तो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी होता है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस, अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस, अ हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक लाइफ बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस किसका था? ब्लैक पीपल्स का था, कि वो ना पूरी तरीके से लाइट में ही थे, ना पूरी तरीके से अंधकार में ही थे। ठीक है, तो हाफ सीक्रेट लाइफ मतलब हाफ सीक्रेट, पूरी तरीके से फ्रीडम भी नहीं है, ये पूरी तरीके से काम कर भी नहीं सकते, और जीना तो है ही, जी तो रही है जो फ्रीडम मिली है उसके साथ में थोड़ी बहुत जैसे तैसे। तो लाइफ बिटवीन लाइट एंड डार्क, जब प्रकाश भी नहीं हो और डार्कनेस भी नहीं हो, मतलब शाम का वो समय जब पूरी तरीके से रात भी नहीं होती और पूरी तरीके से दिन भी नहीं होता। लिविंग विदाउट कंप्लीट फ्रीडम, जब पूरी तरीके से फ्रीडम ना हो, ऐसे समय में जीना जब हमको पूरी फ्रीडम ना हो, पर फिर भी जीना तो है ही, मरता क्या ना करता वाला हाल। तो लिविंग विदाउट कंप्लीट फ्रीडम। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा। इसके आगे भी कुछ है? हाँ, इसके आगे कुछ भी नहीं है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, समरी भी समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है बेटा, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी इनका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इस चैप्टर से एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो लेकर के आऊंगी, एनसीईआरटी लेकर के आऊंगी। ठीक है, और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वॉट एवर
जो कुछ भी होगा इसके अंदर मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगी। बस आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको देखूंगी। ठीक है, अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं उसे देखूंगी और उसका लाइन बाय लाइन पूरा आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। तब तक के लिए बाय बाय।